नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और हमारे साथ हैं संजीव कौशिक जी। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों एक न्यूज़ चैनल के लिए विजय चौक यानी संसद भवन के ठीक सामने रवाना हो रहे हैं और बजट का दिन है। बजट से सबको उम्मीदें हैं। बजट पर चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन बजट के दिन जिस विषय पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए जो राजनीति हो रही है उस पर हम आज बात करना चाहते हैं। बजट के दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद झारखंड की जनता गुस्से में है, सड़क पर है। झारखंड आज बंद है और वो कहीं भी टेलीविज़न चैनल में दिख नहीं रहा है वो खबर। यानी हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी, वो भगोड़ा हैं, वो भाग रहे हैं, वो छिप रहे हैं। ये सब बताने के लिए टीवी चैनल के पास में जगह है, स्पेस है, उनको बदनाम करने के लिए स्पेस है। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए जनता आंदोलन कर रही है, झारखंड बंद है, जनता उद्वेलित है, गुस्से में है। इसको बताने के लिए टीवी चैनल के पास स्पेस नहीं है, वो बजट सत्र में बिजी है। क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी आप? देखिए प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति रही है कि वो टाइमिंग को बड़ा ध्यान में रख करके अपना कदम उठाती है और इस बार भी उसने बड़ा शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल किया है। किसी पे कोई आरोप भी ना लगे, वो जो चाहे वही कर ले। और ये तो शुरुआत है, जो गिरफ्तारी हुई है वो तो शुरुआत है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये शिकंजा कसता हुआ कहाँ कहाँ तक जाता हुआ आपको दिखेगा। तेजस्वी यादव लाइन में है, केजरीवाल साहब लाइन में है, वो तमाम लोग मजाक में। मेरे एक मित्र हैं, शायद आप भी थे उस जगह पे, वो मजाक में एक बात कह रहे थे कि यदि आपको इंडिया में रह कर राजनीति करनी है और इंडिया की राजनीति करनी है, मतलब इंडिया महागठबंधन की राजनीति करनी है, तो उसकी सबसे पहली शर्त यही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के उस ट्रैप में फंसना होगा, आपको जेल जाना होगा, जेल से आपकी जमानत लेनी होगी, उसके बाद में आप आके राजनीति कर सकते हैं आप। लेकिन संजीव कौशिक जी, ट्रैप में फंसना क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के रहिए, कोई ईडी आपका कुछ न बिगाड़ेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा अब देखिए कितने चैन से मुख्यमंत्री हैं। पहले ईडी खोजा करती थी, अब ईडी नहीं खोजती है, सीबीआई नहीं खोजती है। अजित पवार को ले लीजिए, भाई प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ज्वाइन करा दिया। अब ना ईडी उनके पास जा रही, ना सीबीआई जा रही। छगन भुजबल को ले लीजिए, राणे को ले लीजिए, ये सारे लोगों के पीछे पहले ईडी सीबीआई दौड़ा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके पास में ईडी सीबीआई नहीं जाती। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में बैठे व्यक्ति के साथ मिलकर के, कनाडा में बैठे व्यक्ति के साथ मिलकर 10,000 करोड़ का वारा न्यारा कर दिया। वो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, लेकिन ईडी उसके पास नहीं जाती और कहीं कुछ नहीं होता। तो आखिर रास्ता तो ये भी है कि मिल जाइए। हेमंत सोरेन ने अगर अपनी सरकार का सौदा कर लिया होता, वो कह रहे थे कि हम सौदा नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, ये पहली प्रतिक्रिया थी उनकी जब ईडी से छूट करके वो राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जा रहे थे। तो सौदा कर लिया होता तो बात ही नहीं थी। प्रेम कुमार जी, ये नई बात नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो तमाम लोगों के जो नाम गिना रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ रखा था कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं और इनको बाहर छोड़ा ही नहीं जाए, इनको सबसे पहले जेल में डाला जाए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, सचमुच में यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है, ये बेहद खतरनाक है। अचानक इलेक्शन आते आते अचानक वो सारी विपक्षी पार्टियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसमें से एक भी भ्रष्ट नहीं होता है। आप नाम गिना रहे हैं, जिस कनाडा के उस व्यापारी की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति उतना ही नहीं कह रहा है, वो अपना ईमेल आईडी दे रहा है, वो अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और कह रहा है कि इतने की सौदेबाजी हुई और इतने रुपए हमसे इस तरह के घोटाले घपले में किए गए और इतने पैसे, हमें बुलाइए और हमें अपनी बातों को और साक्ष्य को रखने का मौका दीजिए। लेकिन संजीव जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते हैं वो एकदम पाक साफ होते हैं और जो विपक्ष में होते हैं वो पाक साफ नहीं रह जाते हैं। देश की जांच एजेंसियों की भी नज़र में हमने देखा, मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने वोटर थे उनको वोट देने आता था और जो बीच विपक्ष के वोटर थे उनको वोट देने ही नहीं आता था। 8 वोट रिजेक्ट कर गए
और 20 इनके पास वोट थे इंडिया गठबंधन के पास, बीजेपी के पास 12 थे और 16 थे। 8 वोट रिजेक्ट होने के बाद इंडिया गठबंधन के पास वोट 12 हो गए और बीजेपी 16 वोट के साथ जीत गई। तो ये तो है प्रेम कुमार जी, 35 वोटों के बंटवारा में 35 वोटों का ही मतदान करना था कि वो किसके पक्ष में और किसके पक्ष में नहीं है। इसके लिए एक बार समय दिया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई, दोबारा समय दिया गया और दोबारा वो आए, तो उसमें से 8 मतलब कि तकरीबन 25% वोट बोकस, और वो सारे बोकस विपक्षी पार्टी के लोग, उनको वोट नहीं करने आया, मतदान नहीं करने आया, इसलिए उनको खारिज किया जाता है। और खारिज करते ही ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी विजय सुनिश्चित हो गई। तो ये देश की जनता नहीं समझ रही है क्या? ये देश की जनता बिल्कुल समझ रही है। देश की जनता इतनी नादान नहीं है, वो नहीं कुछ बोल पा रही है, क्योंकि उसको पता है कि जितने लोग सत्ता में, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, बड़े मजबूत हैं, सक्षम हैं। हम लोग इतनी बातें इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम लोग एक तरह से मीडिया से जुड़े होने के बावजूद निडरतापूर्वक अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। तो चिंता नहीं करिए, आप भी जेल में हो सकते हैं, हम भी जेल में हो सकते हैं। एक चुनाव से पहले हर कोई व्यक्ति जो इस सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो इस सत्ता के खिलाफ राजनीति करेगा, उसकी जगह जो है जेल में है। और आप ये देखिए हर प्रदेश में जहाँ जो की पर्सन है विपक्ष का, उसके यहाँ ईडी सीबीआई जा रही है। आप देखिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में गई, आप देखिए महाराष्ट्र में हमने नाम सारे गिनाए, वहाँ गए। झारखंड में हेमंत सोरेन से आखिरकार इस्तीफा लेकर के ही दम लिया। मैं लौटता हूँ यहीं पर, थोड़ा स्थिर रहना चाहता हूँ, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को एक लंबे समय से अपनी तरफ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना पसंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करना मंजूर नहीं किया। क्या कहेंगे आप? प्रेम कुमार जी, जब आप गौर से देखेंगे तो केवल अपने पाले में लाने की ही बात नहीं है, झुकाने की ही बात नहीं है। यदि आप नहीं आते हैं, नहीं झुकते हैं, तो आपके छवि को खराब करने की भी बात है। आपकी राजनीति की धार है, उस धार को कुंद कर देने की बात है। आप ऐसे आरोप आपके ऊपर लगा देने की बात है कि आप सचमुच में आप भ्रष्टाचारी हैं, सचमुच में आप भगोड़े हैं। एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देना, मुख्यमंत्री ने FIR दर्ज कराई है, उन्होंने FIR दर्ज कराई है, वो पैसे के मामले में भी जो नाम लिया जा रहा था और उनकी जो गाड़ी उनके नाम पे कही जा रही थी, वो तमाम चीज़ों को लेकर के FIR दर्ज कराई है। जिस तरह की ईडी की कार्रवाई रही है, 10:30 बजे सुनवाई है, अभी कुछ देर के बाद में कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है। संजीव कौशिक जी, एक बात और बोलना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि घर से गाड़ी मिलना, 36 लाख रुपए मिलना, ये बात जो कही गई कि दिल्ली में हेमंत सोरेन का जो घर है, वो घर झारखंड सरकार की लीज पर है, इनका अपना खरीदा हुआ घर नहीं है, लेकिन उस घर से एक BMW कार बरामद होती है, 36 लाख रुपए बरामद होती है, और वो भी तब जब हेमंत सोरेन उस घर में नहीं होते हैं। तो हेमंत सोरेन ने केस दर्ज किया है कि न तो गाड़ी मेरी है, न तो मैं जानता हूं कि कोई पैसा मेरा वहां था। तो ये जो है ईडी के अधिकारी मेरे खिलाफ सबूत बना रहे हैं, और ये अधिकारी जो हैं कोई भी SC या ST नहीं है, ये हम ST हैं, और ST के खिलाफ ये उत्पीड़न कर रहे हैं। SC ST एक्ट के तहत इन ईडी के 4 अफसरों पर ये मामला दर्ज कराया है हेमंत सोरेन ने, और पूरे आसार है कि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। प्रेम कुमार जी, घर में जब कोई व्यक्ति नहीं है तो आप उस घर को सर्च भी कर लीजिए, आप उस घर से पैसे निकाल लीजिए, असलहा निकाल लीजिए, जो मन में आए सो निकाल लीजिए। जब मालिक ही उस घर में नहीं है तो किसकी गाड़ी है, कितने पैसे हैं, कौन लाया, कैसे लाया, कोई तो होगा। आप जो चाहे वैसे कर ले। तो साफ दिखाई दे, मैंने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार के साथ मिली जुली, ये सरकार के, हमने किसी जगह पे बोल दिया था कि ये ईडी का समन नहीं है, ये सरकार का समन है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। सरकार के लोग या सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो बिदक गए हमारे ऊपर, एंकर भी हम पे बिदक गई कि आप बताइए कि ये कैसे ईडी का है या भारतीय जनता पार्टी का ये संबंध है। लेकिन सच बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके तरफ उंगली उठा रही है, जिसको कह रही है, उसी के तरफ ईडी दौड़ रही है, उसी की तरफ CBI दौड़ रही है, और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार अब शिकंजा कसता हुआ आपको दिखेगा। वो रहेंगे भी नहीं, जाएंगे, बाहर आएंगे, तब तक उनको दागी बता के, भ्रष्टाचारी बता करके उनके राजनीति को कमतर करने का प्रयास किया जाएगा। ये एक रणनीति का हिस्सा है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संजीव कौशिक जी हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, और जो अगली सरकार बनाने का दावा
उनकी पार्टी के चंपाई सोरेन जी कर रहे हैं, जिनको विधायक दल ने अपना नेता चुना है, जिनको इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन है। लेकिन राज्यपाल जी कुछ कर ही नहीं रहे। किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं ना, वो हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए, पता नहीं क्यों देरी करें। क्या लगता है इस बीच भी चंपाई सोरेन को भी लुभाने की कोशिश की जा रही कि तुम कुछ विधायक लेके आ जाओ, हमारे साथ सरकार बना लो, ताकि एक विपक्षी की जो सरकार है उसको नहीं चलने दिया जाए, या राष्ट्रपति शासन का कोई रास्ता निकाला जाए। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। भीतर खाने कुछ भी संभव हो सकता है। प्रयास भी जारी हो सकती है कि आप मेरे खेमे में आ जाइए। ये भी संभव है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देने की कोशिश करी जा रही हो। क्योंकि राज्यपाल की भूमिका आप जब नज़र उठा के देखेंगे तो तकरीबन उन सारे स्टेट में जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे राज्यपाल की भूमिका को गौर से देखेंगे तो वो भी दिख जाएगा आपको कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। हालिया के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से धनखड़ साहब को लेकर के टीएमसी के एक सांसद का रवैया जिस तरह से रहा, और वो लगातार उनके ऊपर हमलावर रहे, वो चाहे वो वीडियो बनाने की बात हो या मिमिक्री करने की बात हो। उस समय उस सांसद ने ये बात कहा था कि जब ये बंगाल के राज्यपाल थे, उसी समय लगातार जिस तरह से वो हरकतें कर रहे थे और जिस तरह से वो झुकाव रख रहे थे, निश्चित तौर पे इनको बहुत बड़ा पुरस्कार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। वो खुलेआम ये बात कहते थे और आज भी वो ये बात कहते हैं, और उसी का नतीजा था। तो सारे ये जो जिन संवैधानिक पदों पे जिनको बैठाया गया, जिनसे हम उम्मीद रखते थे, और अभी तक के डेट में ऐसा ही होता था कि उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो बैलेंस काम करेंगे, वो किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे। लेकिन ये दिखता रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि उनका झुकाव किस तरह से रहा है, कैसे सत्ता के प्रति वो झुकाव रखते हैं, और उन्हीं के पक्ष में उन्होंने काम किया है, ये भी साफ दिखाई दिया है। जी देखिए, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद कर देने की तैयारी है? क्या ये सरकार ऐसे चुनाव में जाना चाहती है जब कोई मजबूत विपक्ष हो ही नहीं, यानी किसी तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है? क्या ये इस सरकार को अपनी वापसी का भरोसा नहीं है कि इनको नीतीश कुमार भी चाहिए, ये हेमंत सोरेन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये महाराष्ट्र की सरकार को भी चुरा चुके हैं, ये बिहार की सरकार को भी चुरा चुके हैं? तो इस तरीके से क्या लगता है कि विपक्ष रहित स्थिति में चुनाव चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे जो चाहे, लेकिन विपक्ष रहित यदि वो सोचती है तो ऐसे संभव नहीं है। जिस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है, ये बहुत साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही है कि विपक्षी पार्टियों को कैसे प्रभाव में लाया जाए। जो टूट गए सो टूट गए, जो नहीं टूटे वो झुक जाए, जो बंद कर ले। लेकिन इस तरह से विपक्ष का खात्मा नहीं हो सकता। आप एक को लेके जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि गिरफ्तार तो आपने कर लिया, लेकिन क्या गिरफ्तार करने के बाद में आप छोड़ नहीं पाएंगे? आपके पास सिस्टम है, अदालतें हैं, निश्चित तौर पे उसका सहारा लिया जाएगा और लेने वाले लेंगे और फिर वापस आएंगे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी रणनीति यही है कि आप छूट के आते हैं। मैंने कल चर्चा की थी तो कहा था कि जब एक व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है और जेल से वापस आता है तो सारी चीज़ें उसकी खत्म हो जाती है। उसके ऊपर एक आरोप लग जाता है, उसके ऊपर एक दाग लग जाता है, उसकी राजनीतिक भविष्य जो है वो साख पे लगने लगती है। हालांकि ये सब राजनीतिक कारणों से होता है, तो देश की जनता भी ये बात समझती है कि इसके राजनीतिक कारण है, तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन सारे विपक्षी पार्टियों को यदि वो सोचती है कि इसी तरह से हम जेल में बंद कर देंगे और उसके बाद में राजनीति करेंगे, या पुनः जो 400 का दावा, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि 10 साल कम नहीं होते हैं। देश की जनता ने कितने यकीन के साथ आपको वोट दिया था, पहले से ज़्यादा वोट दिया था 2019 में, और ये सोच के कि आपने जो वादे किए हैं उस वादे पे आप खरे उतरेंगे। किसको अच्छा नहीं लगेगा यदि महंगाई कम हो जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा यदि करप्ट व्यक्ति जेल में चला जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा कि महिलाएं सुरक्षित हो जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा कि सामान, तो जब आप बाहर मार्केट में निकल रहे हैं तो सामान खरीदना आपके लिए आसान हो जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चों की नौकरियां बेहतर तरीके से लग जाए और वो नौकरियां काम करे, वो 2 पैसे की आमदनी हो जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा कि शिक्षा सस्ता हो जाए? किसको अच्छा नहीं लगेगा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए? तो ये सारी चीज़ें जो वादे किए गए थे, यदि इस पे आप काम किए होते, 10 साल कम नहीं होता है, तो डंके की चोट पे आप, मैंने देखा था दिल्ली के उस मुख्यमंत्री के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, जिस पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमने देखा कि एक ऐसा भी पार्टी है जो लोगों के दरवाजे पे जाके कहता था कि हमने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया था या जो वादे पिछले इलेक्शन में हमने किए थे, आपको लगता है कि उस पर हम खरे उतर रहे हों, हमने वो काम किया हो तो आप हमें वोट दीजिए, और आपको लगता हो कि हमने काम नहीं किया, हम वादे कुछ और कर रहे थे और काम कुछ और कर रहे थे, आप हमें वोट मत दीजिए।
10 साल शासन में रहने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि वो ये बात कह पाए। यही बात कह दे वो, राम मंदिर का लहर चल रहा है, आप राम मंदिर के सहारे ही लड़ लीजिए। फिर इस विपक्षी पार्टियों को इस तरह से प्रताड़ित करने का, तोड़ने का, सरकार बनाने का, गिराने का जो खेल रच रहा है, ये बेहद खतरनाक है। तो क्या लगता है संजीव कौशिक जी, आपकी बातों से कि आप अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल को भी समन आ चुका है और अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी, तो क्या हेमंत सोरेन की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की फितरत अलग तरीके की है और अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ। कई बार भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने हवा निकाली है। आपको पता होगा कि एमसीडी इलेक्शन के समय उनके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, लगातार आरोप प्रत्यारोप, जिसमें उनके ऊपर सुनवाई की बात हो रही है और ईडी का सम्मन जा रहा है, उसी केस में उनके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली के जनता को जिस तरीके से समझाया, वो उसमें कामयाब हुए कि हमारे ऊपर ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और दिल्ली की जनता ने पुनः उन्हें एमसीडी में भी, जो 2 दशकों से एमसीडी में पहले से काबिज थी भारतीय जनता पार्टी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात यहाँ भी ये जहन में है बात, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए पुख्ता तैयारी भी कर ली। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने टोटल विधानसभा क्षेत्र में, जितने भी 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब में सर्वे कराया, लोगों से पूछा कि क्या हमारे राज्य की जनता के विकास में कोई रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहा है, तो गिरफ्तार हो जाने के बाद में इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए, सरकार गिर जाना चाहिए। सारे लोगों ने एक मत से कहा कि नहीं, आप जहां भी रहेंगे वहीं से आप सरकार चलाएंगे। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के उस रणनीतिक को पंक्चर करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि आप जेल में डाल देंगे, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया कि उन्हें जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। हाँ, जेल में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैदी नंबर इतना बोल करके वो सरकार चलाएंगे। देखिए, सच बात यह है कि जहां सिर्फ पर बैठा हुआ व्यक्ति, घर का गार्जियन व्यक्ति जो होता है, घर का गार्जियन, सबसे पहले उसका कर्तव्य बनता है कि वो नैतिक रूप से इतना ईमानदार हो, चारित्रिक रूप से इतना मजबूत हो और सैद्धांतिक रूप से इतना सिद्धांतवादी हो कि वो कुछ कहे तो लोगों को उसकी बातों का असर हो और सुने। जब लोग ही ये बात समझ रहे हो कि जिसके तरफ देश के प्रधानमंत्री, गौर से सुनिएगा इस बात को, अभी आपने भी जिक्र किया, मैं भी जिक्र कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के बारे में उंगली उठा के सरेआम खड़ा होकर के किसी महफिल में कहते हो कि ये आदमी 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, इसको जेल में होना चाहिए, और 3 दिन के अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनता है उसकी सरकार में। कुछ तो वजन होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, आपकी बातों पे कौन यकीन करेगा? इसी का नतीजा था। आपको याद होगा कि कृषि कानून वापस ले लिए गए थे और उस आंदोलनकारियों ने खुलेआम तौर पे कहा कि हमें देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, लिखित चाहिए, उसके बाद में हम वापस लेंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना हल्के, इस कुर्सी में कितना हल्कापन आ गया है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने भी पूरी तैयारी कर ली है जवाब देने की, और समन जो है ईडी का वो गैर कानूनी है, और पीएमएलए के तहत जो उन पर एक्शन लिया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी की जा रही है, वो भी वैध नहीं है, क्योंकि ज़मीन के खरीद बिक्री के मामले में पीएमएलए लगने की बात किसी को हजम नहीं हो रही है। तो हेमंत सोरेन ने अदालत में चुनौती दी है, हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, और हमें ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को ऐसा यकीन है कि इस लड़ाई में वो जीतेंगे और जेल से बाहर आएंगे। ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी, बीजेपी का प्लान फेल हो जाएगा। यानी हेमंत सोरेन ने जो प्लान रचा है उससे ईडी खुद अपनी जाल में उलझती हुई नजर आ रही है। ईडी का प्लान फेल होता नजर आ रहा है, बीजेपी का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। इस बातचीत को यहीं विराम देने का वक्त, और आखिरी एक अपील संजीव जी आपसे कर रहे हैं। जी, आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा बारकोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको लगता है कि इस तरह की निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, निश्चित तौर पे आप चाहें तो उसे स्कैन कर सकते हैं और आप हमें अपना योगदान हमारे इस चैनल तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल
दबाइए ताकि आपके पास सूचनाएं मिलती रहें कि कब कब इस चैनल पर क्या आ रहा है। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। ऐसे ही आप जुड़ते रहिए। नमस्कार। प्रणाम इंडिया पर संजीव कौशिक और प्रेम कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।